हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिन पॉइंट। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। इस लेक्चर में हम राष्ट्रपति के तमाम सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ये भारतीय संविधान के भाग 5 पार्ट 5 से लिया गया है फ्रेंड्स। यानी कि भाग 5 में आपके आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक पर चर्चा की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहां देखिए, इस टॉपिक में हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, भाग 5 में आपको राष्ट्रपति के बारे में मिलेगा, उपराष्ट्रपति के बारे में मिलेगा, साथ में केंद्रीय मंत्री परिषद यानी कि यूनियन मिनिस्टर काउंसिल के बारे में मिलेगा, एजीआई एंटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी उसके बारे में मिलेगा, उच्चतम न्यायालय इसके बारे में मिलेगा, और कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भाग 5 में पार्ट 5 में इन सब के बारे में मिलता है फ्रेंड्स। लेकिन हमें जानना है राष्ट्रपति के बारे में फ्रेंड्स। तो राष्ट्रपति के बारे में जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक की गई है फ्रेंड्स। चलिए तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं हम भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के बारे में संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 यानी कि आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन पर नजर डालते हैं। पहला, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52 में कहा गया है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। फ्रेंड्स, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत की संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और हमें यह भी जान लेना चाहिए वह नाम मात्र का औपचारिक रूप से प्रमुख होता है, क्योंकि सारी जो पावर्स होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति केवल और केवल एक रबर की मोहर बनकर के रह जाता है। तो फ्रेंड्स, देखिए, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि भारत के राष्ट्रपति पद पर एक उम्मीदवार के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये पॉइंट हम आपको आगे बताते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आयु का भी एक फैक्टर है कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने संसद के बारे में कहा था, जिसमें मैंने कहा था कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु, न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए यह 35 वर्ष होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, यानी वो सारी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए जो एक लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार में होती हैं। साथ ही साथ उसको 35 एज का भी होना चाहिए। फ्रेंड्स, नोट में देख लीजिए, यहां नोट लगा रखा है कि राष्ट्रपति की सैलरी 1,50,000 रुपये होती है। तो फ्रेंड्स, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ये सारे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, क्योंकि सर्वोपरि राष्ट्रपति है, किंतु औपचारिक रूप से नाम मात्र का है फ्रेंड्स। तो कार्यपालिका में आपकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आ जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने संसद में पहले भी बताया था, मंत्री परिषद को ही हम सरकार कहते हैं और इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है फ्रेंड्स। और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। तो फ्रेंड्स, जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में कुछ और पॉइंट्स आगे। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को कौन चुनेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि राष्ट्रपति को कौन चुनेगा। तो इस पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, आर्टिकल 54 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को कौन चुनेगा और राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होगा। इन पॉइंट पर हम बात करेंगे। पहले हम यह जान लेते हैं कि राष्ट्रपति को कौन चुनेगा। तो यह आर्टिकल 54 में बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के वोटिंग में कौन कौन लोग सम्मिलित होंगे, यह ध्यान से देख लीजिए। तो पहला, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, न कि मनोनीत सदस्य, क्योंकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो वो ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के एमएलए यानी कि विधायक, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। साथ ही साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश, तो फ्रेंड्स, दिल्ली और पुडुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें सम्मिलित होते हैं। 1992 के 70वें संविधान संशोधन के अनुसार फ्रेंड्स, यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी भी भाग लेंगे। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या है और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो
राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है फ्रेंड्स, वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी कि एकल संक्रमणीय वोट पद्धति। फ्रेंड्स, जितने कैंडिडेट होंगे सबको वोट देना होगा प्रायोरिटी के आधार पर, इसलिए ये ट्रांसफरेबल और हस्तांतरणीय कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पद्धति के बारे में हम जान लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार से वोटिंग होती है। तो इसको हम थोड़ा सा मोटा मोटी बात और बिंदुवार इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहां देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथ ही साथ पुडुचेरी और दिल्ली दोनों राज्यों के सदस्य भी भाग लेंगे। तो फ्रेंड्स, वोटिंग किस आधार पर होगी, राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग किस आधार पर होगी, इसका एक विशेष फॉर्मूला है। प्रत्येक राज्य के एमएलए का वोट, विधायक का वोट अलग अलग होता है फ्रेंड्स, और प्रत्येक राज्य के एमपी का वोट भी अलग अलग होगा। तो इसे समझ लेते हैं किस प्रकार से प्रत्येक राज्य का वोट अलग अलग होता है। तो किसी भी राज्य का एमएलए का वोट किस प्रकार से काउंट किया जाता है, ये 1971 के अधिनियम के अनुसार राज्य की जनगणना, राज्य की जनसंख्या जितनी होगी 1971 के अनुसार, यानी कि 1926 तक हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। राज्य की जनसंख्या जितनी होगी उसमें राज्य में कितने एमएलए हैं उससे भाग देंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो एक एमएलए की वोट वैल्यू निकल आती है फ्रेंड्स। एक बार ध्यान से सुनिए कि 1971 के अनुसार राज्य की जनसंख्या जितनी होगी उसमें राज्य में कितने एमएलए हैं उससे भाग देंगे, तो एक एमएलए की वैल्यू निकल आएगी, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो एक एमएलए की वैल्यू निकल आएगी। उस राज्य के एमएलए की वोट वैल्यू कितनी है, तो उस राज्य में कितने एमएलए हैं उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या के तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की वैल्यू कितनी होगी, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1971 के अनुसार, उसमें हम भाग देंगे 403 का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए हैं, और उसको जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 208। यानी कि उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की वैल्यू है 208, और पूरे उत्तर प्रदेश के वोट वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसको 403 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना भी आएगा वो उस राज्य की वोट वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा वोट वैल्यू उत्तर प्रदेश राज्य की है और सबसे कम वोट वैल्यू सिक्किम की है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक राज्य की वोट वैल्यू अलग अलग होती है। इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य के एमपी की वोट वैल्यू भी इसी प्रकार से काउंट की जाती है और वो भी अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में एक एमएलए किस प्रकार से वोटिंग करता है। उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, तो एक एमएलए को प्रायोरिटी के तौर पर तीनों उम्मीदवारों को वोट करनी पड़ेगी। राष्ट्रपति के चुनाव में तीनों उम्मीदवारों को वोट करनी पड़ेगी, और तीनों उम्मीदवारों की वोट वैल्यू ये रैंक के आधार पर अलग अलग होती है। यानी कि अगर वह पहले को पहले स्थान पर रखता है तो इसकी वोट वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर तीसरे को दूसरे स्थान पर रखता है तो इसकी वोट वैल्यू थोड़ा कम होगी, और दूसरे को अगर तीसरे स्थान पर रखता है तो इसकी वोट वैल्यू थोड़ा और कम होगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, रैंक के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग की जाती है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद से जो हटाने की प्रक्रिया है उसको महाभियोग कहते हैं, और इसका उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है फ्रेंड्स। तो देखिए, संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो उसे हम लोकसभा से भी ला सकते हैं और राज्यसभा से भी ला सकते हैं। इसके स्टेप हैं फ्रेंड्स। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि 1/4% लोग लिखित में नोटिस देंगे राष्ट्रपति को, यानी कि लोकसभा के टोटल का 1/4 लोग लिखित में राष्ट्रपति को नोटिस देंगे। 14 दिन बाद 2/3 वोट होंगे तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, फिर वोटिंग होगी, और उसमें अगर 2/3 वोटिंग हो गई, टोटल का 2/3 वोटिंग हो गई तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, और फिर वह राज्यसभा में जाएगा, और वहां भी अगर 2/3 वोटिंग हो जाती है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने देखा
तो फ्रेंड्स हमने देखा कि किस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग लगाने की एक विशेष पद्धति होती है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी हमने जाना। तो ये आर्टिकल 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में हम प्रस्ताव ला सकते हैं। तो प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 लोग यानी कि टोटल का 1/4 लोग सम्मिलित होने चाहिए और वे लिखित रूप से राष्ट्रपति को प्रस्ताव देंगे। 14 दिन बाद यदि 2/3% वोटिंग या टोटल का 2/3 भाग वोटिंग कर लेता है कि राष्ट्रपति को हटाना है, इस संदर्भ में 2/3 वोटिंग हो जाती है तो प्रस्ताव पारित हो जाता है और राज्यसभा में चले जाता है। राज्यसभा में भी वोटिंग का अगर 2/3 हो जाता है तो प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो यह राष्ट्रपति पर महाभियोग की एक विशेष पद्धति है। फ्रेंड्स इससे क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। अब फ्रेंड्स हम राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार हैं। तो राष्ट्रपति निम्नलिखित में से इन सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। पहला, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, यानी कि फ्रेंड्स प्रधानमंत्री की सलाह पर वह मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो फ्रेंड्स हम देखते भी हैं जैसी सरकार बनती है तो विभिन्न मंत्रालयों में जो मंत्री बनते हैं उनको जो शपथ दिलाता है वह राष्ट्रपति होता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, पहला। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तीसरा फ्रेंड्स, AGI यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। फ्रेंड्स लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और अंतिम और महत्वपूर्ण राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के अधिकार और राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है ये क्वेश्चंस बहुत बार पेपरों में पूछे जाते हैं। अभी जब हम क्वेश्चन सेट्स लगाएंगे पीछे तो उसमें भी इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा होगा फ्रेंड्स। तो देखिए अगला है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। तो फ्रेंड्स मैं संसद के बारे में इससे पहले वाली वीडियो मैंने बना रखी है और उसमें मैंने बताया है कि संसद में राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग होता है और लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति मिलकर ही संसद का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। फ्रेंड्स संसद में अगर कोई विधेयक पारित होता है तो उसे अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास जाना पड़ता है और राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा करके वह कानून का रूप ले लेता है। तो ये राष्ट्रपति के अधिकार हैं फ्रेंड्स राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन पर भी हम मोटा मोटी एक नजर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स पहला है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दंड तक की सजा को माफ कर सकता है और यह आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स ये भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। दूसरा, देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। तीसरा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति को देता है। चौथा, संसद के सदस्य को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास ही होती है। फ्रेंड्स यह लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और ये बार बार पूछा जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में, जो कि आपके कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्य में विशेष योगदान के लिए जो जाने जाते हैं जो व्यक्ति, उनको मनोनीत कर सकते हैं। और पहला है लोकसभा, तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आप माइंड में बिठा लीजिए। फ्रेंड्स जो हमारे पास अगला पॉइंट है वो है राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां, यानी कि इमरजेंसी पावर। राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां भी होती हैं फ्रेंड्स। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल का प्रावधान है फ्रेंड्स। तो पहला, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। +3 करेंगे तो या 3 छोड़ करके करेंगे तो 356, अनुच्छेद 356 या आर्टिकल 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में कहा गया है। +3 करके निकल जाएंगे तो आर्टिकल 360 के बारे में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो आपातकाल राष्ट्रपति को अधिकार है, इससे संबंधित क्वेश्चंस भी पेपर्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान रखना कि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है और +3 करके 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है और +3 करेंगे तो वित्तीय आपातकाल यानी कि 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। इनमें से फ्रेंड्स बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एक और पॉइंट आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, वो मैंने संसद वाले टॉपिक में बताया है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के सत्र को जो बुलाने का काम करता है वो राष्ट्रपति ही करता है, किंतु उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है फ्रेंड्स। तो ये भी राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का जो काम करता है वो राष्ट्रपति ही करता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में एक बार फिर से जान लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। तो 352 में फ्रेंड्स राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध के समय में लगा सकता है राष्ट्रपति, बाह्य आक्रमण के समय में लगा सकता है, और सशस्त्र विद्रोह के समय में भी राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार से लगता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, और 360 में वित्तीय आपातकाल फ्रेंड्स लगता है। तो फ्रेंड्स अब तक केवल 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है। तो फ्रेंड्स इसे ध्यान में रखिए, अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आर्टिकल 352 कितनी बार लगा है। तो फ्रेंड्स ये 3 बार लगा है। पहला भारत चीन युद्ध 1962 में, दूसरा भारत पाक युद्ध 1971 में, और तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में। फ्रेंड्स 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि 1962 भारत चीन युद्ध, 1962 में 1971 भारत पाक युद्ध, और 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति हैं फ्रेंड्स जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक क्वेश्चन से ये भी आ जाता है कि राजेंद्र प्रसाद कहां के थे या किस राज्य के थे। तो फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, और एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो फ्रेंड्स इसे भी आप ध्यान रखिए। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। फ्रेंड्स जो निर्विरोध जीते थे वे एकमात्र राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी। फ्रेंड्स इनके बारे में दिलचस्प किस्सा है कि उस समय 37 उम्मीदवार थे फ्रेंड्स, 37 उम्मीदवार थे, 37 उम्मीदवार थे, और 36 उम्मीदवारों के पर्चे निरस्त हो गए थे, एकमात्र नीलम संजीव रेड्डी ही बचे हुए थे, तो वे निर्विरोध चुने गए। फ्रेंड्स कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई थी। तो पहले हैं जाकिर हुसैन और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। तो फ्रेंड्स इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जैसे एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं और बिहार राज्य से आते हैं। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, और निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। फ्रेंड्स राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको आपको याद रखना है, और ये बहुत बार पेपर्स में भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये 3 आर्टिकल्स याद रखने हैं कि आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 फ्रेंड्स आर्टिकल 54, तो अनुच्छेद 54 फ्रेंड्स राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आपको बताता है। तो आर्टिकल 54 में फ्रेंड्स राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और महाभियोग आर्टिकल 61, तो फ्रेंड्स ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाता है उसके बारे में बताया गया है। और फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो वो है फ्रेंड्स आपका आर्टिकल 61। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम एक क्वेश्चन पेपर सेट को सॉल्व करते हैं। जितने भी बिंदुओं पर हमने मोटा मोटी तौर पर चर्चा की है फ्रेंड्स, उन तमाम सारे बिंदुओं से संबंधित और पिछली पेपरों में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर आप यहां इस सेट में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामित किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 14 फ्रेंड्स। 14 सदस्यों को दोनों सदनों के लिए नामित किया जाता है फ्रेंड्स। 12 सदस्य आपकी राज्यसभा के लिए और 2 सदस्य आपकी लोकसभा के लिए फ्रेंड्स राष्ट्रपति नामित करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रपति किस का एक अभिन्न अंग है। तो फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। तो मैंने कहा था फ्रेंड्स इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कहा था कि संसद आपकी लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो राज्यसभा के लिए फ्रेंड्स 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। कला साहित्य अलग अलग क्षेत्रों के फ्रेंड्स 12 सदस्य नामित किए जाते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। फ्रेंड्स तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है फ्रेंड्स, ये मैं पहले बता चुका हूं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वो राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। तो फ्रेंड्स 2 बार राष्ट्रपति के पद पर एकमात्र राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं फ्रेंड्स हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कि देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति है। देश की तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स। एकल संक्रमणीय वोट पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है फ्रेंड्स। तो केवल 2 विकल्प या केवल 1 विकल्प या भरे जाने वाले पदों में कम से कम 1 विकल्प या उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। तो फ्रेंड्स उतने ही विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं सबको रैंक के आधार पर फ्रेंड्स अपने मत का प्रयोग कर सकता है। तो चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से
वो कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो फ्रेंड्स नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया है। फ्रेंड्स ये एक रोचक किस्सा था कि उस समय 37 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, लेकिन 36 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज कर दिए गए थे और एकमात्र नीलम संजीव रेड्डी ही बचे हुए थे, तो उनको निर्विरोध चुना गया। तो जो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित करता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात फ्रेंड्स 352 आर्टिकल्स 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति लगाता है। तो इसमें +3 करके जो अगला नंबर आता है वो आता है 356 और इसके अनुसार राज्यों में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है 350 और +3 करके 360 आता है फ्रेंड्स, तो ये वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी? तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो 2 बार लगा था फ्रेंड्स, एक 1971, एक 1962 फ्रेंड्स इंडिया चाइना के युद्ध में और दूसरा 1971 फ्रेंड्स भारत पाक के युद्ध में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात की स्थिति लगाई थी? तो फ्रेंड्स जो आंतरिक अव्यवस्था थी वो आंतरिक जो आपातकाल लगाया गया था वो 1975 में फ्रेंड्स, तो 1975 में आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक प्रणाली असफल होने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो फ्रेंड्स संवैधानिक प्रणाली अगर असफल हो जाती है तो 360 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। फ्रेंड्स राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो उपराष्ट्रपति को फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी करनी चाहिए या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए फ्रेंड्स। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स ये यूएसए के संविधान से ली गई है। तो फ्रेंड्स ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया आती है, ये किस देश की से ली गई है? तो ये यूएसए से ली गई है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो फ्रेंड्स इसकी कोई आयु सीमा नहीं है और इसका कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो फ्रेंड्स संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है फ्रेंड्स। तो इन पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। फ्रेंड्स ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और बहुत बार ये आ गया है ये वाला क्वेश्चन कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। तो ये है 352, 356 और 360 फ्रेंड्स। तो ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात है, 356 के अंतर्गत राज्यों में आपात है और 360 के अंतर्गत फ्रेंड्स वित्तीय आपात की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में कितनी बार राष्ट्रपति वित्तीय आपात की स्थिति घोषित कर चुका है? तो फ्रेंड्स अभी तक भारत में एक भी बार, यानी कि कभी नहीं, एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है, यानी कि अभी तक भारत में वित्तीय आपात की स्थिति नहीं आई है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 360 के अनुसार फ्रेंड्स वित्तीय आपात की स्थिति बताई गई है, आर्टिकल 360 फ्रेंड्स 360 में वित्तीय आपात बताया गया है। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू हुई है? भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू हुई है? आंतरिक आपात, राज्य आपात स्थिति, बाह्य आपात स्थिति या वित्तीय आपात? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, वित्तीय आपात की स्थिति तो अभी तक एक भी बार नहीं लगी है, इसलिए ये विकल्प तो कट हो जाता है। सी वाला विकल्प देखिए बाह्य आपात की स्थिति। तो फ्रेंड्स बाह्य आपात की स्थिति 2 बार लग चुकी है फ्रेंड्स, 1962 में इंडिया चाइना युद्ध में और 71-72 में फ्रेंड्स इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में। तो बाह्य आपात की स्थिति लग चुकी है। राज्य आपात की स्थिति तो बहुत बार लगती है फ्रेंड्स, राज्यों में राष्ट्रपति शासन बहुत लगता है और इसका सही आंसर होगा पहला आंतरिक आपात स्थिति। फ्रेंड्स जो आंतरिक आपात की स्थिति है वो एक ही बार लगी है 1975 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय न्यायालय द्वारा या संसद द्वारा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा संसद द्वारा और संसद में भी लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और इसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वे बिहार से थे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आ गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और बिहार से थे फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।